बिहार चुनाव सितंबर में या अक्टूबर फर्स्ट वीक में हो जाएंगे और विधानसभा चुनाव को लेकर गहमा गहमी 5 महीने पहले से ही जबरदस्त दिखाई दे रही है। महागठबंधन लगातार बैठक कर रहा है। कभी दिल्ली में बैठक होती है तो राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, तेजस्वी यादव होते हैं, फिर वही पूरी टीम उठती है। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को छोड़ दें, बाकी सारी टीम पटना शिफ्ट होती है और 2 ही दिन के बाद एक बार फिर से बैठक होती है। उसमें काफ़ी कुछ निकल के आता है, लेकिन उधर एनडीए जो बड़े बड़े दावे कर रही है, नीतीश कुमार अभी वहाँ के मुख्यमंत्री भी हैं, उनके घर पर भी उसी समय बैठक होना शुरू हो जाती है जिसमें कि भाजपा के बड़े नेता पहुँचते हैं। इस बार का चुनाव थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है और ये जो इंटरेस्टिंग होने जा रहा है उसमें नए दल जो शामिल हो गए हैं, जो टूटे और फिर शामिल हुए, वो कितना बड़ा रोल अदा करेंगे इस पूरे चुनाव में, उसके लिए आज हम बात करेंगे अरुण चौबे जी से, जो बारीकी से नज़र रखते हैं। अरुण जी, आपको क्या लग रहा है इस बार का चुनाव बिहार का किस तरह से अलग होगा, तब जब अभी से मतलब हर बार ये रहा कि कुछ ना कुछ थोड़ा आराम से करते रहे ये लोग, लेकिन इस बार प्रशांत किशोर का आगमन है, वो भी लगातार रैली कर रहे हैं। पशुपति पारस पहुंच गए हैं। मुकेश साहनी जी हैं, वो उनके लिए कहा जा रहा है कि वो दूसरे नीतीश कुमार साबित होंगे, कभी इधर बैठते हैं कभी उधर बैठते हैं। तो इस बार का बिहार चुनाव आप कैसा देख रहे हैं? पूजा जी देखिए, जो साहनी साहब की आपने कंपैरिजन कर दी नीतीश कुमार जी से, वो कंपैरिजन थोड़ा सा जल्दी है। वो इसलिए जल्दी है क्योंकि नीतीश कुमार का स्टेचर था कि साहब वो शिफ्ट हो रहे थे तो सरकार अपने साथ ले जा रहे थे, उन्हीं के इर्द गिर्द सत्ता थी। नीतीश साहनी में जो साहनी साहब, मुकेश साहनी, उनमें अभी वो क्षमता नहीं है कि जिधर वो शिफ्ट होंगे उधर सरकार जाएगी, अभी तो वो दिखना बाकी है। लेकिन ये जरूर है कि पिछली बार जो वो है एनडीए के पार्ट हुआ करते थे, 11 सीट पे लड़े थे और 4 सीट जीते थे, तो स्ट्राइक रेट एक तरह से देखा जाए तो ठीक था। इस बार वो इम्पॉर्टेंट इसलिए हो गए हैं क्योंकि उन्होंने जो उनका कास्ट कॉम्बिनेशन जो है वो महागठबंधन में आरजेडी के नज़दीक बैठता है, तो उसमें वो और दाहिनी तरफ वो तेजस्वी के बैठे हुए दिखाई भी देते हैं। तो इसका मतलब है कि एक युवा नेता, दोनों युवा नेताओं की छवि एक साथ दिखती है कि वो लोग किस तरह से कास्ट कॉम्बिनेशन को साधते हुए, और उनकी भी जाहिर सी बात मजबूरी है, वो अगर वो तेजस्वी के साथ रहते हैं तो जो एमवाई फैक्टर है मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन के साथ में, जो उनका जो मला वोट बैंक, जो वो सब सारा वोट बैंक उनका है, वो वोट बैंक मिलता है तो एक ज़्यादा मतलब इन्फ्लुएंशियल स्थिति में दिखता है। लेकिन इस समय जो आपने जैसी चर्चा कही कि वो फेंस सीटर हो गए हैं, फेंस सीटर में वो इधर भी, क्योंकि बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जायसवाल साहब से, उनसे शायद उनकी मुलाकात दबी छुपी शुरू हो चुकी है, मुलाकात हुई, तो उसके बाद वहाँ की राजनीतिक जो हलचल है जो वहाँ पर बढ़ गई है कि साहब वो उधर शिफ्ट हो सकते हैं। लेकिन आपने एक इंटरेस्टिंग बात कही कि इस बार बिहार का चुनाव बहुत इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग इसलिए भी है कि थोड़ा सा जिस तरह से इंडिया ब्लॉक बना था, तो इंडिया ब्लॉक का जो आरजेडी पार्ट हुआ करता था और बहुत सारी जो दल उनके साथ में आए, तो उसमें प्राइम रोल में जो है सेंट्रल जो लोकसभा इलेक्शन हुआ तो कांग्रेस हुआ करती थी। जाहिर सी बात, वो राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, तो वो उस तरफ से वो लीड कर रही थी। लेकिन उसके बाद जो सक्सेसिव डिफीट्स मिली, चाहे उसके बाद अपने असेंबली इलेक्शन हुए हैं, हरियाणा का हुआ, महाराष्ट्र का हुआ और फाइनली दिल्ली का, तो जो कांग्रेस की वो पोजीशन हुआ करती थी कि इंडिया जो ब्लॉक है उसको लीड करते हुए आगे से वो अपना नेगोशिएट करे, वो थोड़ी सी स्थिति कमज़ोर हो गई। तभी आपने देखा जो 15 अप्रैल को जो मीटिंग हुई थी महागठबंधन के नेताओं के साथ, तेजस्वी यादव भी आए थे दिल्ली, तो उन्होंने जो मीटिंग की थी राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ, उसमें कोई कांग्रेस भी थोड़ा सा जो है इंतजार के साथ में धैर्यपूर्वक बातचीत कर रही, क्योंकि उसको अपनी स्थिति बिहार में पता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बिहार में वो हमेशा पिछलग्गू ही रहेंगे, क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी है, उसको अल्टरनेट स्ट्रैटेजी अपनानी पड़ेगी, उनको आगे की राजनीति भी करनी है। तो ऐसी स्थिति में उन लोगों ने, जहाँ तक जैसे कि रिपोर्ट्स आ रही हैं, उन लोगों ने तेजस्वी यादव को जो है एक तरह से फेस बनाने से अभी अपनी मंशा नहीं जाहिर की है, बच रहे हैं क्योंकि आप उसके लिए और भी फैक्टर है। आप देखेंगे कि उन्होंने जो है वहाँ का प्रदेश अध्यक्ष बनाया, और जो
प्रदेश अध्यक्ष बनाने के बाद में जो पहले नेता हुआ करते थे उनकी आरजेडी से ज़्यादा नज़दीकियाँ थी, तो उस स्थिति को समाप्त करने की कोशिश की कि हम आपके ऊपर पूरी तरह डिपेंडेंट हैं। और दूसरी बात ये भी है कि राहुल गांधी का दौरा हुआ और वहाँ पर कन्हैया कुमार यूथ आइकन के रूप में जो है और आगे आ लगातार रहे हैं। इंटरव्यू दे रहे हैं, तो लगातार बातचीत कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं। जी, जी। तो ये कितना बड़ा इम्पैक्ट तो होगा? मैंने कहा ना कि वो कांग्रेस की स्ट्रेटजी का एक हिस्सा है। वो इस तरीके से हिस्सा है कि साहब कांग्रेस में जो है, आपको पता भी है कि वहाँ का बिहार का जो वोटर है, यूथ वोटर जो मेजॉरिटी है, इससे 70% के आसपास जो है, 35 की एज के नीचे का वोट बैंक है, वोटर है। तो वो उस वोट बैंक में जो है कन्हैया कुमार बहुत पॉपुलर होते हैं। अगर उस यूथ वोट के सहारे, प्लस आप देखेंगे कि उसी यूथ वोट बैंक को टारगेट करने के लिए प्रशांत किशोर भी लगे हुए हैं। उन्होंने राज्यवार पूरा दौरा किया है और इस बार जो है पूरी तरह से कमर कस चुके कि असेंबली में हम जो है एक तरह से जो सत्ता की चाबी अपने पास रखेगी, इस तरह का जैसा वो क्लेम करते हैं। तो इन सब चीज़ों के बीच में कांग्रेस की भी स्ट्रेटजी ये है कि जो विनिंग मार्जिन होगा वो कम होगा, क्योंकि कई फैक्शन हो गए ना। अगर कांग्रेस इंडिपेंडेंट भी लड़ती है, मेरे कहने का ये मतलब है कि वो महागठबंधन के साथ नहीं भी जा सकती अगर इस तरह की स्थितियां रही। आपने दूसरी मीटिंग 17 अप्रैल को देखी जिसमें कि तेजस्वी यादव के इर्द गिर्द वो मीटिंग होती हुई दिखाई पड़ी और एक वो उन्होंने अपने को जो कन्वेनर भी नियुक्त कर दिया, 12 लोगों की एक कमेटी भी बना दी। तो जाहिर सी बात है वो इर्द गिर्द जो है तेजस्वी के था। पटना का शो उनके इर्द गिर्द के था, उसके पहले वाली दिल्ली का शो जो है कांग्रेस के इर्द गिर्द था। लेकिन इसमें इन सब के बीच में एक चीज और भी सामने आई, वो जो आया सी वोटर का सर्वे। उस सर्वे ने एक नई तरीके की बहस छेड़ दी है कि तेजस्वी को बिहार की जनता जो है वो कुछ लोग वहाँ के वो मुख्यमंत्री के तौर पे देखना चाहते हैं। प्रशांत किशोर को सेकंड ऑप्शन दिया है और नीतीश कुमार की जो एक ऑरा था और जो एक सीएम पिछले 15 सालों से जो वो लगातार बने हुए हैं सीएम, उसकी लोकप्रियता में कमी आ रही है। आपको लग रहा है क्या ये जो है देखिए, वो? लोकप्रियता एक अलग चीज़ है और राजनीति में जो है आप देखती हैं कि लोकप्रिय होते हुए भी बहुत लोग जो है सत्ता के शीर्ष पे नहीं पहुंच पाते हैं। दोनों अलग अलग चीज़ें हुई हो सकती हैं, क्योंकि नीतीश कुमार जी जिस तरह से उन्होंने राजनीति की है, तो उसमें आपने देखा जाए कि वो जो सही जगह पे कॉम्बिनेशन फिट करके सत्ता में शीर्ष पे बने रहे वहाँ पर, तो वो पॉपुलैरिटी का जो इस समय जो सर्वे है, सर्वे में सबसे ज़्यादा कौन पार्टिसिपेट करेगा? मैंने कहा जैसे यूथ वोट बैंक, तो वो लोग करेंगे। तो वो जो जनरेशन है नीतीश कुमार जी की जनरेशन में जो, या नीतीश कुमार जी ने जो 90 के दशक में जो अराजकता थी उससे बिहार को बाहर निकाला, तो वो पीढ़ी अब जा चुकी है, वो सैचुरेट हो गया है वो नैरेटिव। अब इस समय जो नैरेटिव चल रहा है विकास का नैरेटिव है। तो शायद अगर हम लोग थोड़ा सा इस पे ध्यान दें तो लगेगा कि जो यूथ है उसके लिए बेरोजगार पलायन जो इस समय मुद्दा हो गया है उसको कैसे रोका जाए, जो रोजगार के जो एवेन्यूज हैं उनको जो कैसे खोला जाए, नई नई पॉसिबिलिटीज़ पैदा की जाए। तो उसमें जाहिर सी बात है यूथ का जो फेवर है यूथ लीडरशिप के साथ होगा। उसमें तेजस्वी जो कि एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं कि हम जो है बिहार में मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे ताकि यहाँ का यूथ जो है बाहर न जाए, तो उस तरफ अट्रैक्शन होता है जाहिर सी बात। प्रशांत किशोर जो लगातार शुरुआत से ही वो कहते आ रहे हैं कि बिहार की समस्या बिहार के लोगों में नहीं है, समस्या यहाँ के सिस्टम है जिसने उस तरह के सोर्सेज पैदा नहीं किए जिसमें यहाँ के लोग जो है यहीं पर काम करें और अपनी जो क्षमता का प्रदर्शन करें। तो ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन वो पॉलिटिकल रूप से कितने प्रभावी होंगे, वो करिश्मा जो बातचीत में दिखता है वो सीटों में कितना कन्वर्ट होगा, उसमें समस्या। वहाँ पर जो कॉम्बिनेशन नहीं बने वो फिट नहीं हो पाता है। इसी वजह से आप देखेंगे कि जो और ओवैसी साहब का भी नाम लीजिए, उन्होंने पिछली बार के चुनाव में 5 सीटें जीती थी मुस्लिम वोट बैंक के साथ में। इस आप बार समझ रहे होंगे कि मैं मुस्कुरा क्यों रही हूँ कि आपने ओवैसी जी का नाम लिया। जी। कि खुद ही उनके पैरों के तले से पूरी की वो पूरी आरजेडी जमीन में उनके ज़्यादा, क्योंकि जी। बिहार में जो है MY फैक्टर मुस्लिम यादव जो वोट बैंक है मुसलमानों का जो है तकरीबन 15-17% के आसपास जो है जो वोट बैंक है बहुत प्रभावी है। और उसी वजह से आप देखेंगे कि उसी मुस्लिम वोट बैंक के ऊपर जो है कांग्रेस भी नज़र बनाए हुए है। बाकी जगहों पर जो है आपने देखा होगा कि मुसलमानों की प्रेफरेंस कांग्रेस भी बनती जा रही है। तो ये भी कांग्रेस के लिए कॉन्फिडेंस गेनिंग है कि साहब मुसलमानों का वोट हमारे पास आ जाए। दलित नेता को उन्होंने स्टेट चीफ बनाया है, प्लस यूथ वोट बैंक यानी कन्हैया कुमार के साथ में, तो वो लोग अपनी ज़मीन तैयार करने में लगे हुए हैं। कांग्रेस बहुत कोशिश कर रही है। और दूसरी तरफ
आप एनडीए की बात कर रही थी, कसमकस की जो बात हो रही है सीट शेयरिंग को, तो पिछली बार आपने देखा कि एलजेपी जो रामविलास पासवान के जो लड़के हैं चिराग वो पिछली बार तकरीबन 133-34 सीट पे सीटों पे हाँ लड़े लड़े जी, थे जी। और उन्होंने नुकसान जीते सिर्फ एक पे, लेकिन जदयू जेडीयू को बहुत सबसे ज़्यादा नुकसान नुकसान पहुंचा। पहुंचाया और जेडीयू जो सबसे ज़्यादा सीट पे लड़ी थी वो 40-45 के आसपास सीटों पे सिमट गए थे। जी। बीजेपी का स्ट्राइक रेट अच्छा था, अच्छा। बीजेपी 110 सीटों पे लड़ी और और 74 के आसपास जीत गई थी। जी। तो उस स्थिति में इस बार जो है जेडीयू बहुत फूंक फूंक के कदम रख रही है, जो और कहा जा रहा है कि एलजेपी जो है वो ज़्यादा सीट लड़ने 60 के करीब सीट लड़ सकते हैं। उसमें हम जो है जो जीतन राम मांझी की पार्टी है वो भी कोशिश कर रही है हम कि 25 से 30 सीट हमको इस समय मैक्सिमम सीट मिले, और सहनी साहब अगर इधर शिफ्ट हो जाते हैं तो वो भी एक ज़बरदस्त कसमकस की स्थिति पैदा करेगा। और दूसरी तरफ जो रामविलास पासवान के छोटे भाई पशुपतिनाथ पारस महागठबंधन में शिफ्ट हो गए तो उनको भी सीट चाहिए, तो उधर भी दोनों तरफ जो घमासान सीट शेयरिंग को लेके तो रहेगा। अब उसमें देखना ये होगा कि कौन कितना प्रभावी, जाहिर सी बात दो बड़े बड़े दल जो है, 2-3 बड़े दल हैं एनडीए में, आप देखेंगे कि बीजेपी है, जेडीयू है, इनके इर्द गिर्द पहले इनमें डिसाइड होगा, उसके बाद तीसरे नंबर पर चिराग साहब आते हैं। उधर जो आरजेडी कांग्रेस और उसके बाद में बाकी पार्टी, आप वहाँ पर इंटरेस्टिंग तरीके से देखेंगे कि सीपीआई-एमएल अच्छा कर रही है। अगर वो 10 से 12 सीट पे वो लोग पिछली बार जीते हैं तो इस बार जाहिर सी बात उनका स्टेक बढ़ेगा तो उसमें बाकी पार्टियों का जो है को एडजस्ट करना पड़ेगा। लेकिन आप ये बताइए कि जैसे अब 243 सीटें हैं जी और राजद ने 144 सीटों पे लास्ट टाइम लड़ी थी और कांग्रेस 70 सीटों पे लड़ी और सीपीआई-एमएल 10 सीटों और अन्य वामपंथी पार्टियां भी उसमें चुनाव लड़ी थी। अब वो 5 से 7 हो जाएंगी, तो ये जो सीटों का बंटवारा और ये जो रस्साकसी की चीज़ें होंगी वो किसको ज़्यादा हार्म करेंगी, क्योंकि निर्दलीय भी होंगे इसमें। जी निर्दलीय लोगों में तो खैर वो महागठबंधन के पार्ट इंडिपेंडेंट तरीके से कुछ लोग प्रभावी हो सकते हैं पॉकेट्स में, लेकिन सबसे बड़ा जो आप गठबंधन में देखेंगी कि कांग्रेस ने पिछली बार 70 सीट पे चुनाव जरूर लड़ा लेकिन जीते सिर्फ 19 सीटें। तो ये कांग्रेस के साथ बहुत बड़ा सेटबैक हुआ था पिछली बार में। आरजेडी जाहिर सी बात इस बार कहेगी कि साहब जो है आपको हम 70 नहीं देंगे, तो महागठबंधन ने जो बाकी पार्टी जा रही हैं उनकी वजह से मुझे फिलहाल तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी को जो है समझौता करना पड़ेगा। 70 सीट फिलहाल आरजेडी जो है उनको नहीं दे पाएगी। अगर हम लोग उस तरीके से देखें जो तो 7 आप सीटों क्या कह रहे हैं कि आरजेडी जो है वहाँ पे बड़ा भाई बन के रहेगी और कांग्रेस छोटा भाई बन जाएगी? जाहिर सी बात है। इसी वजह से कांग्रेस ने जो है इंडिपेंडेंट लाइन टोकी है। उन्होंने जब अभी जो 17 वाली बैठक हुई उसमें बहुत साइलेंट तरीके, सेंट्रल की तरफ से जो यहाँ से कोई बड़ा नेता नहीं गया, वहाँ के राज्य स्तर के लोगों ने ही पार्टिसिपेट किया। कांग्रेस के स्टेट चीफ जो हैं वो पार्टिसिपेट किए, वही एक प्रमुख नाम आप कह सकती हैं। तो वो जिस तरह से कांग्रेस वहाँ पर पार्टिसिपेट कर रही आरजेडी के साथ में, आरजेडी को पूरी तरह से फेस बनने देना नहीं चाहती है तेजस्वी यादव की मैं खासकर बात कर रहा हूँ। जाहिर सी बात उनके साथ वो चुनाव लड़ना तो चाहते हैं लेकिन सीएम फेस पे मुझे नहीं लगता कि वो तैयार हो रहे हैं। उसका कारण जैसा मैंने अभी कहा कि कांग्रेस अपनी जमीन तैयार कर रही है लगातार। जो लालू एरा से आप देखेंगे कि कांग्रेस हमेशा पीछे की तरफ से लड़ती रही और आप कहेंगे कि लालू प्रसाद यादव के ऊपर इतनी डिपेंडेंस थी कि वही मुझे लगता है कि कांग्रेस के लिए भी कैंडिडेट डिसाइड करते थे और उन्हीं की सहमति से पूरी तरह होता था। तो इस तरह से उस राजनीति से मुझे लगता है कि राहुल गांधी का ही विशेषकर नाम लूँगा कि वो उस तरह से कांग्रेस को बाहर लाना चाहते हैं उस छवि से। इसी वजह से आपने देखा डिफरेंट जो देश के विभिन्न जगह हैं वहाँ पर वो दूसरे रंग से, आपने उत्तर प्रदेश का एक्सपेरिमेंट देखा ही, वो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और लोकसभा में उन लोगों ने अच्छा जीता। गुजरात में वो लगातार जा रहे हैं, बिहार के अलावा दूसरा राज्य और है गुजरात, जिसमें उन्होंने पार्टी का कन्वेंशन भी किया और वो लगातार वो चाह रहे हैं कि पार्टी जो है 2017 के बाद इस बार अच्छा चुनाव लड़े जो नेक्स्ट ईयर होगा। उसी तरह से कांग्रेस के लिए भी मुझे लगता है कि उन्होंने एक नई स्ट्रैटेजी डिवाइस की है, वो जो जिसमें कन्हैया कुमार यूथ को अट्रैक्ट करेंगे, बाकी दलित सेगमेंट को जो वहाँ के स्टेट चीफ, और प्लस उनका जो परंपरागत वो वोट बैंक जो
उनको लगता है कि जो मुस्लिम वोट बैंक है वो उनकी तरफ शिफ्ट होगा, इसीलिए वो लोग वक्फ पे बहुत एग्रेसिव हैं जी। एनआरसी वगैरह जो जो चीज़ें हैं उन लोगों ने अपना एक एग्रेसिव स्टैंड बना तो रखा है। और एनडीए की सीट बंटवारे को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? बस चलते चलते एक सवाल। जी, एनडीए की सीट बंटवारे में मुझे लगता है कि बीजेपी जो है इस बार जेडीयू, चूंकि जेडीयू पिछली बार आपने देखा कि सबसे ज़्यादा सीट लड़ी और 41-40 प्लस ही रह पाए जी। और नुकसान एलजेपी को हुआ, तो एलजेपी और जेडीयू के बीच में जो है मुझे नहीं लगता कि बीजेपी अपनी सीट कम करेगी, वो आरजेडी को सॉरी जेडीयू को समझौता करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पेंच एलजेपी की वजह से फंस रहा है। नया नैरेटिव, वो यूथ लीडर हैं चिराग पासवान, तो जब मैं गई बिहार तो मैंने भले ही सारे सीएम की बातें हो रही हों, लेकिन चिराग पासवान को भी वहाँ पे एक सीएम फेस के रूप में देखा जाने लगा है। उनको लगता है कि वो केंद्र की राजनीति छोड़ के बिहार की तरफ शिफ्ट होंगे। आपको ऐसा? देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि चिराग पासवान, जैसे आपने पॉपुलर फेस की बात कही, तो चिराग पासवान जो है बहुत जैसे हैंडसम चेहरा है उनका, अच्छा अंग्रेजी और हिंदी दोनों में बात करते हैं, तो बिहार की जो लीडरशिप है, बिहार का जो जो एस्पिरेशन है यूथ में, जो कि मैंने अभी आप कहा तकरीबन 70% वोट जो है 35 ईयर से नीचे का है, तो उस सेगमेंट में जो है उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है। और जिस तरह से बिहार फर्स्ट की बात करते हैं वो, तो जाहिर सी बात बिहार फर्स्ट क्या डेवलपमेंट के प्लान पे, एम्प्लॉयमेंट के जनरेशन के प्लान पे जो है इन सब चीज़ों पे आगे दिखे। उन्होंने 5 पॉइंट्स कुछ बना भी रखे हैं। एक इंटरव्यू मैंने उनसे लिया था, तो बिहार के विकास को लेके उन्होंने 5 पॉइंट्स बना के, मतलब पॉइंट्स तो कई बनाए हैं लेकिन 5 पॉइंट पे वो बात करते हैं कि मैं क्या क्या करूंगा। देखिए, ये सबसे बड़ी बात ये है कि उनको भी पता है कि अगर वो केंद्र में इस समय मंत्री पद पर है तो जमीन कहाँ से है, जमीन तो बिहार की है ना, तो वो जितनी उर्वर होगी उनकी पार्टी के लिए, उनकी फसल उतनी अच्छी कटेगी। तो इस वजह से जाहिर सी बात है कि उनको वहाँ मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत करने का मतलब है कि वो इस स्थिति में आ जाएं कि साहब उनकी वजह से ही सरकार बन पावे, तो उसके लिए सीट उन्हें ज़्यादा चाहिए। सीट ज़्यादा चाहिए तो उनको ज़्यादा सीटों पे चुनाव लड़ना पड़ेगा। कई सारी चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तो इस बार का चुनाव आपको लग रहा है कि इस बार का चुनाव और सीटों का बंटवारा दोनों ही पार्टियों के लिए, चाहे वो महागठबंधन हो चाहे वो एनडीए हो, मतलब दोनों गठबंधनों की बात कोई भी चुनाव होता है तो उसमें सीट बंटवारे पे पेंच फंसती ही है, लेकिन वहाँ पर जो लोकल लेवल पे फैक्टर्स होते हैं, उसके बाद नेताओं के बीच में जो है कुछ चीज़ों को लेकर जो आने वाले समय की रणनीति होती है कि विनेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो मिल के अगर कितनी सीट, वो मैक्सिमम सीट लोग जीत पाएंगे, इस पे उन लोगों का भाई सीट वाइज, सेगमेंट वाइज जो है लोकल लेवल पे उनकी अपनी स्टडी होती है, उनका सर्वे होता है। तो उस स्थिति में प्लस आप जानती हैं बिहार की राजनीति जो है जाति गणित के इर्द गिर्द ही फिलहाल तो घूमती है। तो उस स्थिति में कौन कितना बार्गेन पावर जिसकी ज़्यादा होगी, या क्योंकि जिस तरह से चल रहा है उसमें जो है आपने देखा होगा कि विनिंग मार्जिन जो है आजकल जो आपने रिसेंट इलेक्शन देखे हैं तो विनिंग मार्जिन कम होता, मतलब उसका जो विनिंग और जो उससे डिफीटेड कैंडिडेट है उनके बीच का मार्जिन बहुत सारी मेजॉरिटी ऑफ सीट पे कम होता जा रहा है। तो इस तरह के उसमें मुझे लगता है कि सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए, प्लस पॉपुलैरिटी आपने कहा, और बीजेपी इस बार डिटरमिन्ड है जिस तरह से सबसे पावरफुल पोजीशन में है कॉम्बिनेशन को लेकर। और साथ ही मैं फिर से कहूँगा कि जो हिंदू वोट बैंक का कंसोलिडेशन हुआ है पोस्ट कुंभ के बाद में, और आपने जो बाबा बागेश्वर जी लगातार वहाँ पर जा रहे हैं, तो जो सनातन का जो इस तरह से वो हुआ है, प्लस साथ में बगल के स्टेट में जो वेस्ट बंगाल में मुर्शिदाबाद में वायलेंस हुआ है, तो जो हिंदू वोट बैंक है वो कंसोलिडेट होता जा रहा है, वो अपने हितों को लेकर ज़्यादा सजग हो गया है। ये फैक्टर मुझे लगता है बिहार की राजनीति में इस बार ज़्यादा प्रभावी होगा। तो अब देखना ये होगा कि नवंबर में वोट किसको पड़ेंगे और किसकी सरकार बनेगी, लेकिन कौन प्रभावी होगा, और ये जो रस्साकसी के दिन चल रहे हैं बिहार में वो और रोचक बनाते जाएंगे, और हम आपको उस रोमांच के साथ हर दिन मिलते रहेंगे। देखते रहिए India.com।